हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे इस चैनल पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री की तैयारी की जाती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बहमनी साम्राज्य के बारे में, जहाँ पर हम अलग अलग शासकों के बारे में जो है हमने विस्तार से पढ़ा था। आज के इस वीडियो में जो हम जानने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, साथ ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के संघर्ष के बारे में। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसे गहराई से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मुख्य टॉपिक को, बहमनी साम्राज्य का प्रशासन। तो उस समय में बहमनी साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का था। जो बहमनी साम्राज्य था उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह इस्लामी व्यवस्था पे आधारित थी, यानी कि जो बहमनी साम्राज्य था उस पर जो मुस्लिम शासकों ने राज्य किया था। ठीक है, तो इसीलिए उनकी जो व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो इस्लामी व्यवस्था पे आधारित थी, यानी कि मुस्लिम व्यवस्था पे आधारित थी। नाम मात्र के लिए ही जो है वे खलीफाओं को मान्यता देते थे। ठीक है, यानी कि जो खलीफा थे उनको वो ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में पढ़ा था, जहां पर खलीफाओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मान्यता दी जाती थी। लेकिन जो बहमनी प्रशासन था, बहमनी राज्य था, उसमें जो है खलीफाओं को ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी। ठीक है, जो बहमनी शासक होते थे वह एक तरह से स्वतंत्र शासक होते थे, यानी कि एक आजाद शासक होते थे। ठीक है, उसके बाद आता है पहले नंबर पे पॉइंट सुल्तान का, कि सुल्तान किस प्रकार का था। जो बहमनी साम्राज्य था उसमें जो सुल्तान था, उसमें जो शासक हुए थे, जो राजा हुए थे, वह किस प्रकार के थे। ठीक है, शासन का प्रधान जो है वह सुल्तान होता था, यानी कि बहमनी साम्राज्य के जो शासक होते थे, राजा होते थे, वह क्या होते थे, वह शासन का प्रधान होते थे, यानी कि मुख्य हिस्सा होते थे। ठीक है, वह प्रधान होते थे और स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते थे। वह अपनी मर्जी से ही डिसीजन लेते थे। उनके डिसीजन के लिए मंत्री परिषद भी रखी हुई थी। अलग अलग टाइप के जो मंत्री थे उन्हें सलाह देते थे किसी भी डिसीजन के लिए, लेकिन उस सलाह को मानना या ना मानना वो राजा पर निर्भर करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा था वह स्वेच्छाचारी था और निरंकुश था। उसके बाद है राजतव दैवीय जो है गुणों से परिपूर्ण था। जो राजा होता था उसमें राजतव दैवीय के गुण होते थे। राजतव यानी राजा के अंदर जो है दैवीय गुण होते थे। ठीक है, यानी कि उसे समझा जाता था कि वह परमात्मा का भेजा हुआ दूत है। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसे राजस्व दैवीय गुणों से परिपूर्ण माना जाता था। और ऐसा भी माना जाता था कि वह धरती पर जो है ईश्वर की परछाई है। इसके बारे में भी मैंने अपना जो है दिल्ली सल्तनत का जो राजतव सिद्धांत जो टॉपिक है उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकती हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत ही गहराई से उस टॉपिक पर डिस्कशन किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पर किसी भी अन्य जो टीचर्स हैं उन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई होगी। अगर आप देखेंगे तो आपको जानने को मिलेगा अलग अलग सुल्तानों के बारे में और उनके जो राजतव सिद्धांत था उसके बारे में आपको जानने का मिलेगा। वीडियो यकीन मानिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो उस पर जो है जो सुल्तान था उसे धरती पर ईश्वर की परछाई माना जाता था। मंत्रियों को सुल्तान की इच्छा के अनुरूप कार्य करना पड़ता था। जो मंत्री होते थे उनको सुल्तान की इच्छा के अनुसार ही काम करना पड़ता था। हालांकि अगर कोई भी डिसीजन लेना होता था तो मंत्री जो है सुल्तान को अपनी अपनी सलाह देते थे, लेकिन उस सलाह को मानना या ना मानना, ठीक है, वो सुल्तान पर निर्भर करता था, वो राजा पर निर्भर करता था। तो मंत्रियों को सुल्तान की इच्छा के अनुसार ही जो है काम करना पड़ता था। ठीक है, और यहाँ पर जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन का जो संचालन है वह 8 मंत्री के द्वारा किया जाता था, यानी कि जो केंद्रीय प्रशासन है बहमनी साम्राज्य का, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए 8 मंत्री होते थे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वह 8 मंत्री मिलकर जो है केंद्रीय प्रशासन को चलाते थे। अगला पॉइंट है प्रांतीय शासन। जो प्रांतीय शासन है यह 4 तरफों में बटा हुआ था। तरफ का अर्थ होता है सूबे। जो संपूर्ण साम्राज्य था वह 4 सूबों में या फिर 4 तरफों में बटा हुआ था। सूबे को तरफ भी कहा जाता था। ठीक है, और महमूद गवा के समय में, महमूद गवा जो है कई शासकों का प्रधानमंत्री भी रहा है। तो महमूद गवा के बारे में जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो जो बहमनी साम्राज्य का इतिहास है उसे मैंने आपको बताया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। महमूद गवा जो है कई शासकों के जो है
टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री रहा था। महमूद गवा जो है उसके समय में जो है 8 भागों में संपूर्ण साम्राज्य बांटा गया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है कि साम्राज्य 4 भागों में यानी कि 4 तरफों में 4 सूबों में बटा हुआ था। लेकिन जो महमूद गवा है उसने राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, ठीक ढंग से चलाने के लिए 8 भागों में बांटा। 8 भाग कौन कौन से थे? गाबिल, माहुर, गुलबर्गा, बीजापुर, दौलताबाद, जुनार, राजमुंदरी, वारंगल, ये 8 जो है तरफ थे, सूबे थे, 8 भाग थे। ठीक है, तरफ के जो प्रधान होता था उसे तरफदार कहा जाता था। जो ये तरफ होता था यानी सूबे का जो मेन अधिकारी होता था उसे तरफदार कहा जाता था, और वह अपने आप में ही सर्वोच्च होता था, सबसे ऊंचा होता था। उसका काम क्या था? प्रांत में राजस्व वसूलना। ठीक है, जो प्रांत होता था उसके अंदर जो राजस्व है, लगान है, उसे वसूलना। ठीक है, और सेना संगठित करना, सेना को इकट्ठा करना, और सभी नागरिक जो थे और सैनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को की नियुक्ति करना। कि साम्राज्य के जो नागरिक हैं, ठीक है, और जो सैनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनको भर्ती करना, नियुक्ति करना, उनकी जो नए नागरिक होते हैं उनको सेना में भर्ती करना। उसके बाद स्थानीय शासन किस प्रकार का था? जो स्थानीय शासन के अंतर्गत जो प्रांत है वह कई सरकारों में विभाजित हुआ था, और जो सरकार है वह आगे कई परगनों में विभाजित हुआ था। परगने के अंदर जो है बहुत सारे गांव आते थे। ठीक है, आगे है सैनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? जो बहमनी साम्राज्य का प्रशासन है उनकी सैनिक व्यवस्था में जो है पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक होते थे जो मुख्य होते थे। हाथियों का प्रयोग भी वह अपने सेना में करते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है उन्होंने बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने तोपखाने का निर्माण भी किया था। ठीक है, जो सेनापति होता था, जो सेना का प्रधान था, उसे सेनापति कहा जाता था, और सेनापति को अमीर उल उमरा के नाम से भी जाना जाता था। जो उनके अंगरक्षक थे, जो बहमनी साम्राज्य के शासक हैं उनके जो अंगरक्षक थे यानी कि जो बॉडीगार्ड थे, उन्हें खारसेल भी कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जो सिलेदार है, सिलेदार का काम क्या होता था? शास्त्रागार की देखभाल करना। जितने भी युद्ध में इस्तेमाल होने वाले शस्त्र होते थे उन सब की देखभाल करने का काम किसका था? सिलेदार का। ठीक है, इसके अलावा जो शिहबुद्दीन अहमद प्रथम है, जिसके बारे में मैंने अपनी पहली जो वीडियो है बहमनी साम्राज्य वाली उसमें डिस्कशन किया हुआ है। शिहबुद्दीन अहमद प्रथम ने जो है मनसबदारी व्यवस्था जो है यहाँ पर अपने टाइम में शुरू की थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि जो मंत्री परिषद है, जो केंद्रीय प्रशासन है, उसको संभालने के लिए 8 तरह के मंत्री होते थे। उन 8 मंत्रियों का जिक्र अब हम करने वाले हैं। तो वे 8 मंत्री कौन कौन से थे जो कि केंद्रीय प्रशासन को संभालते थे? ये जो मंत्री थे बहमनी साम्राज्य के, इनका कार्य क्या था? केंद्रीय प्रशासन को संभालना। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन को ये मिलकर चलाते थे। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी थी? 8। सबसे पहले नंबर पे है वकील उस सल्तनत। जो वकील उस सल्तनत है, ठीक है, ये एक विभाग था जिसके अंतर्गत जो है इसका जो मेन हेड होता था प्रधानमंत्री होता था, और सभी आदेश जो है वह जारी करता था। प्रधानमंत्री के द्वारा सभी आदेशों को जो है पारित किया जाता था। उसके पास जो है सुल्तान की मोहर भी होती थी। अगर कभी राज्य में सुल्तान गैर हाजिर है तो उसकी गैर हाजिरी में जो है सभी आदेशों को पारित कौन करता था? प्रधानमंत्री, जो कि वकील उस सल्तनत का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, उसके पास सुल्तान की मोहर भी होती थी। वह आगे जो है उस काम को कंप्लीट करने के लिए मोहर लगाता था। उसके बाद है अमीर ए जुमला। जो अमीर ए जुमला डिपार्टमेंट है ये जो है वित्त मंत्री होता था। वित्त मंत्री का मतलब होता है वित्त से रिलेटेड यानी कि धन संबंधी मामले। ठीक है, जितने भी राज्य में खजाना आता था, जितना भी राज्य में जो है आमदन आती थी, पैसा आता था, उसकी सभी देख रेख का काम जो है यही मंत्री करता था। इसे वित्त मंत्री कहा गया है कि राज्य में कितनी आमदन हो रही है, उस धन का जो वेरवा है पूरा जो है अमीर ए जुमला डिपार्टमेंट, जिसका जो प्रधान होता था वित्त मंत्री होता था, वह इस जो है कार्यभार को संभालता था। उसके बाद है वजीर अशर्रा। ये जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, ये एक विदेश मंत्री होता था। विदेश मंत्री जो है उसका काम क्या होता था? विदेशी मामले यानी कि किसी और देश के जो से रिलेटेड जो मामले होते थे, जैसे कि आज की सरकार में भी यही होता है, विदेशी मामले से रिलेटेड एक अन्य मंत्री होता है। ठीक है, जो विदेशी जो कॉन्टैक्ट्स हैं मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ जो विदेशी कॉन्टैक्ट्स हैं, विदेशी संधियां हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है वह पूरी जो है जांच पड़ताल या पूरी जो उसके से रिलेटेड जो काम होते हैं वह विदेश मंत्री संभालता है। इसी प्रकार उस समय भी जो है
ठीक है, जो विदेश मंत्री होता था, विदेशों से संबंधित जो मामले हैं उसका कार्यभार वही संभालता था, और दरबार के जो मामले होते थे उनकी देखभाल का काम भी जो है ये विदेश मंत्री करता था। दरबार में जो जितने भी मामले होते थे अलग अलग तरह के, उसकी देखभाल भी विदेश मंत्री करता था। इसके अलावा वजीर कुल, जो वजीर कुल डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या होता था, वकील को छोड़कर, ठीक है, वकील को छोड़कर अन्य जो जितने भी प्रकार के मंत्री थे उनके कार्यों का निरीक्षण करना, उनके कार्यों की देख रेख करना कि वह जो मंत्री हैं अलग अलग टाइप के, तो वह काम किस प्रकार से कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है, उनके कामों का जो है निरीक्षण करता था। ठीक है, उसके बाद है पेशवा। जो पेशवा होता था उसका काम क्या था, उसका कार्य जो है क्षेत्र परिभाषित नहीं किया हुआ, उसका कार्य क्या था इसके बारे में जो है इतिहास में वर्णन नहीं किया हुआ, लेकिन इतना बताया हुआ कि वह वकील के साथ संयुक्त था, वकील के साथ मिलकर काम करता था। उसके बाद है नाजिर। जो नाजिर है यह अर्थ विभाग से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद है कोतवाल। कोतवाल कौन होता था, ये पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था, पुलिस डिपार्टमेंट जो था बहमनी साम्राज्य के समय में उसका अध्यक्ष होता था, ठीक है, और राज्य में शांति की व्यवस्था स्थापित करना इसका कार्य होता था। उसके बाद है सदर ए जहार। जो सदर ए जहार है इसे राष्ट्र जहां भी कहा जाता था, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, सदर ए जहार को राष्ट्र जहां भी कहा जाता था, ठीक है। ये एक न्यायाधीश होता था, यानी कि राज्य सुल्तान के बाद, ठीक है, जब राज्य में कभी सुल्तान नहीं होता था तो सुल्तान के बाद जो है यह न्यायाधीश का कार्य करता था, यानी कि न्याय जो है फैसला सुनाने का काम करता था, न्याय देने का काम करता था। और धार्मिक, इसका काम क्या होता था, धार्मिक कार्यों और राज्य को दिए जाने वाले जो दान की व्यवस्था थी, अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई अमीर व्यक्ति राज्य को दान देता था तो उसकी व्यवस्था जो है करना इस डिपार्टमेंट का काम था, सदर ए जहार, जिसे राष्ट्र जहां भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं हम बहमनी और विजयनगर संघर्ष के बारे में। तो 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 2 शताब्दियों का जो काल था, जो समय था, वह दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का समय रहा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 2 शताब्दियों का जो समय रहा था वह दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में संघर्ष का समय रहा था, संघर्ष का इतिहास रहा था। और ये 2 शक्तिशाली जो साम्राज्य थे अपने प्रतिष्ठा के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। इनके बहुत सारे रीजन हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण इन दोनों शक्तिशाली शासकों के बीच में संघर्ष हुआ। तो हम धीरे धीरे इन टॉपिक वाइज जो है इनको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे है, पहला रीजन क्या था, भौगोलिक दृष्टिकोण से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी ने दक्षिण को 2 प्राकृतिक भूखंडों में विभाजित कर दिया था। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, प्राकृतिक नजरिए से अगर हम देखें कि जो कृष्णा नदी है और जो तुंगभद्रा नदी है, इन दोनों नदियों ने दक्षिण को, ठीक है, 2 खंडों में विभाजित कर दिया। 2 प्राकृतिक, यानी कि कुदरत ने पहले ही इन्हें जो है प्राकृतिक 2 खंड, यानी कि अलग अलग जो है 2 हिस्से, ठीक है, तो उनमें जो है विभाजित किया हुआ था, बांटा हुआ था। इन दोनों के बीच में स्थित क्षेत्र, इन दोनों राज्यों के बीच में जो क्षेत्र था, ठीक है, दोनों ही राज्य की सीमाएं जो है उस क्षेत्र पर मिलती थी, जो रायचूर द्वीप भी कहलाता था। दोनों राज्य के बीच जो सीमावर्ती क्षेत्र था उस पर अधिकार करने के लिए इन दोनों राज्यों में संघर्ष जो है चला। दोबारा सुन लीजिए, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी ने दक्षिण को पहले ही प्राकृतिक रूप से 2 खंडों में विभाजित किया हुआ था, और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र था, इलाका था, उस क्षेत्र पर इन दोनों ही राज्यों की जो सीमाएं थी वो मिलती थी, और इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए उस मतलब जो है इन दोनों राज्यों के बीच में संघर्ष बना रहा। और उस क्षेत्र पर जहां पर इन दोनों राज्यों की सीमाएं मिलती थी उस क्षेत्र को रायचूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। रायचूर द्वीप, उस क्षेत्र को क्या कहते थे जहां पर इन दोनों राज्यों की सीमाएं मिलती थी, रायचूर द्वीप। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो रायचूर द्वीप किसे कहा जाता, तो आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को जो है इन दोनों के बीच में वह क्षेत्र जहां पर राज्य की सीमाएं मिलती थी उसे रायचूर द्वीप
कहा जाता है। दूसरा कारण क्या था इन दोनों के बीच में संघर्ष का? दोनों राज्य जो है तुंगभद्रा के दक्षिण में और उत्तरी छोर पर साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। जो दोनों ही राज्य थे, ठीक है, वह तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में और उत्तरी छोर, जो उत्तरी सिरा था, उसमें अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि जो बहमनी साम्राज्य था वह तीनों ओर से मालवा, गुजरात और उड़ीसा से घिरा हुआ था, जबकि जो विजयनगर साम्राज्य था वह तीन तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ था। और विस्तार का, इन दोनों के विस्तार का मार्ग क्या था? तुंगभद्रा के उत्तर में, ठीक है। तो ये एक रीजन माना जाता है इन दोनों के बीच में संघर्ष का। उसके बाद है अगला कारण। अगला कारण था आर्थिक, यानी कि पैसे से संबंधित, धन से संबंधित, ठीक है। कृष्णा का दक्षिणी भाग, जो कृष्णा नदी थी उसका जो दक्षिणी भाग था वह बहुत ज्यादा उपजाऊ था, ठीक है। और बड़े बड़े बंदरगाह जो है इस भाग में, दक्षिणी भाग में जो है स्थित थे। रायचूर दोआब जो है, ठीक है, रायचूर दोआब, जहां पर हमने ये डिस्कशन किया है, जहां पर इन दोनों राज्य की सीमाएं मिलती थी। रायचूर दोआब जो है हीरा और लोहे जैसे बहुमूल्य खनिजों की खानों के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो रायचूर दोआब था वहां पर हीरा और लोहे की खान जो है पाई जाती थी। और इसी कारण इन दोनों के बीच में संघर्ष चला। ये दोनों राज्य जो है अपना अपना अधिकार इस इलाके पर करना चाहते थे, क्योंकि इतना जो है बेशकीमती यह इलाका था, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा नदी का जो दक्षिणी भाग है बहुत ज्यादा उपजाऊ था, बड़े बड़े बंदरगाह भी जो है इसी स्थान पर थे। और दूसरी तरफ जो रायचूर दोआब है, यहाँ पर हीरा और लोहे जैसे बहुमूल्य खनिज की खानें मिलती थी, ठीक है। ये संघर्ष जो था ये बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम और विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के बीच में हुआ था। जो बुक्का प्रथम था वह पराजित हो गया, किंतु जब दोबारा हरिहर द्वितीय के समय में युद्ध हुआ तो हरिहर द्वितीय ने जो है बहमनी सेनाओं को पराजित कर दिया और विजयनगर की उत्तरी सीमा को कृष्णा नदी तक जो है विस्तृत कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, जब हरिहर द्वितीय के समय में बहमनी राज्य जो है पराजित हुआ, तो हरिहर द्वितीय के समय में विजयनगर की जो उत्तरी सीमा थी वो कृष्णा नदी तक जो है आगे विस्तृत, यानी कि फैला दी गई। आगे पढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था। दूसरी ओर इसी समय विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय, इनका शासनकाल रहा था 1509 से 30 ईस्वी तक, उनका उत्कर्ष हुआ, ठीक है। जो कृष्णदेव राय था उनके समय में जो राज्य था अपने चरमोत्कर्ष पर था। बाबर के आक्रमण के समय जो विजयनगर की शक्ति थी अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची हुई थी, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई थी। तभी बाबर ने अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सर्वोच्च, उस समय में सर्वोच्च जो है शासक कहा है, कि उस समय का अगर वह महान शासक कहें तो कृष्णदेव राय था। अगर वह उस समय का सबसे सर्वोच्च शासक कहें जिनकी प्रकाष्ठा जो है चरम सीमा तक पहुंची हुई थी, तो उन्होंने कृष्णदेव राय को कहा था, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय का जिक्र किया है और कृष्णदेव राय को सर्वोच्च शासक कहा है, क्योंकि उस समय में जो है बाबर के आक्रमण के समय में जो महानतम शासक है, जो विजयनगर का शासक है जिसका नाम है कृष्णदेव राय, उनकी जो शक्ति थी वह प्रकाष्ठा पर पहुंची हुई थी। अंत 1565 ईस्वी में तलीकोटा के युद्ध में बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों के संघ ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया, क्योंकि जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद जो है 1565 में जो है तलीकोटा के युद्ध में बहमनी राज्य के जो उत्तराधिकारी थे, अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है, उनके अयोग्य उत्तराधिकारी ने राज्यों के संघ ने, जो उनके राज्य था उसका जो उन्होंने संघ बनाया था, संघ ने जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अगली वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ, ताकि आपको इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।